देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान के ओसाका में हैं, जहां प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने जापान, अमेरिका, भारत की बैठक में हिस्सा लेने के बाद ब्रिक्स देशों के साथ भी बात की। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने व्यापार, आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। द्विपक्षीय वार्ता के दौर के बाद अब सभी प्रमुख नेताओं की एक साथ बैठक हो रही है। इस बैठक में साझा कार्यक्रम पर बात होगी, तो वहीं एक घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। जापान के ओसाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुख्य चर्चा ईरान और रक्षा संबंधों पर हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो और पीएम मोदी वाकई अच्छे दोस्त बन गए हैं। इससे पहले दोनों देश कभी इतने करीब नहीं रहे। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश कई तरीकों से एक साथ काम करेंगे, जिसमें मिलिट्री भी शामिल होगी। ट्रंप ने पीएम मोदी को चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ सकारात्मक रिश्ते बरकरार रखते हुए काम करेगा। दोनों नेताओं की ये मुलाकात इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच टैरिफ बढ़ाने को लेकर विवाद जारी है। अमेरिका द्वारा 1 जून को भारत को लंबे समय से दी जा रही अपनी व्यापार रियायतें वापस लेने के जवाब में नई दिल्ली ने इस महीने की शुरुआत में 28 उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया था। Both sides aired their concerns. Both sides spoke about the interests of the other side. And what was agreed was that the trade ministers of both countries would meet at an early date and would try and sort out these issues. The Prime Minister did mention in particular that we had taken some action after the GSP was revoked, that was now something that had already happened, and we should now look forward and we should see how we can resolve some of these issues. President Trump, of course, welcomed this idea. पीएम मोदी, ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने साथ बैठकर भी बातचीत की और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले मोदी और शिंजो आबे ने द्विपक्षीय शिखर बैठक भी की थी, जिसमें बुलेट ट्रेन परियोजना और भगोड़े आर्थिक अपराधियों सहित कई विषयों पर बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप और शिंजो आबे से मिलने के बाद पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इनमें चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी शामिल रहे। सभी नेताओं ने मोदी को चुनावी जीत की बधाई दी। ब्रिक्स नेताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों को उठाया। इस दौरान उनका जोर आतंकवाद पर भी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद और जातिवाद का किसी भी जरिए से समर्थन बंद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सिर्फ निर्दोषों की हत्या ही नहीं करता, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। जहां पीएम मोदी दुनिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं इस मामले पर भारत के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। रेल के क्षेत्र में किए जा रहे क्रांतिकारी प्रयासों का हम समर्थन करते हैं। बुलेट ट्रेन के बाद यात्रा भी आसान होगी और सुखद भी होगी। अब देश के बाहर वो अगर कुछ बोलते हैं और वो भी इंडियन डायस्पोरा से बोल रहे हैं, तो जाहिर है हम उस पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी के हौसले बुलंद हैं और उनका ये आत्मविश्वास अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी झलक रहा है, जिसका फायदा भारत को मिलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान में मौजूद है। हालांकि वो कई नेताओं के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं। तो पहले दिन को हम किस तरह से आंकते हैं और आंकने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। मधु भट्ट जी है, जो कि नेता बीजेपी है। शरद कोहली जी हमारे साथ है, अर्थशास्त्री है। कर्नल रामदेव सिंह है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ है। गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ है, जो कि सलाहकार संपादक है एपीएन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। सबसे पहला सवाल मेरा मधु भट्ट जी आपसे ही है, किस तरह से आप इस G20 समिट को देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे अभी तक 55 देशों की यात्रा की है और उसमें ये शिखर सम्मेलन G20 जो ये हो रहा है, 2 दिवसीय जो ये दौरा है, ये बहुत ही सार्थक परिणाम लेकर आएगा। क्योंकि जब पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी जापान के दौरे पे गए थे तो जापान हमारे देश में लगातार निवेश कर रहा है। आप देखेंगे, चाहे कार से लेकर आज बुलेट ट्रेन जापान के द्वारा हमारे यहाँ पे निवेश किया जा रहा है और यहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। तो ये बिल्कुल जिस प्रकार से प्रगति टेक्नोलॉजी के मामले में मैं कहूंगी जापान ने अभी तक करी है, वो हमारे देश में वो टेक्नोलॉजी आ रही है और वो बिल्कुल विकसित राष्ट्र के रूप में आज भारत उभर रहा है। और बड़े ही गौरव की बात है अगर हम हर मुद्दे पे, हर क्षेत्र में विकास को लेकर, और आप देखिए आतंकवादी जो ये गतिविधियां जो पहले जो बढ़ रही थी उनको रोकने के लिए भारत एकदम सक्षम हुआ है। आज अगर सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बन चुका है और जो आतंकवादी जो ये सुरक्षा जो हमारी जो विरोधी जो ये समिति जो बनी है, जो आतंकवाद को रोकने के लिए समिति बनने जा रही है, उसमें भी निश्चित रूप से अध्यक्ष पद पर बातचीत हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने आतंकवाद के मुद्दे पर आज पूरे सभी देश हमारे साथ हैं और हमको उसमें बहुत कामयाबी मिली है। भारत की प्रगति बहुत आर्थिक दर पर बहुत प्रगति हो रही है, एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। आप आने वाले समय में देखिएगा, क्योंकि हर देश से जो हमारी जो पूरी अच्छी जो एक बातचीत होनी चाहिए, विदेशी जो हमारी विदेश नीति है उसमें हम बिल्कुल सक्षम रहे हैं। हम अपनी शर्तें मनवाने में भी कामयाब हुए हैं और आने वाले समय में हम प्रगति के जो ये नए रास्ते जो खुल रहे हैं उसमें भी हम कामयाब होंगे। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कोहली जी, किस तरह से आप एक अर्थशास्त्री होने के नाते देखते हैं? क्योंकि अगर G20 की बात करें तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक ये जो होती है बैठक जो होती है 20 देशों की, वो होती है और ऐसे में अर्थव्यवस्था एक मुख्य मुद्दा इसमें रहता है। किस तरह से आप देखते हैं? जी हाँ नेहा, G20 केवल अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, G20 जब बना था 1999 में, उस समय मूल तौर पे आर्थिक दृष्टि से ही इसको बनाया गया था कि जो देश इसमें है करीब 2/3 दुनिया की आबादी इन 20 के लगाएं तो उस हिसाब से कवर हो जाती है। तो उसको इसीलिए बनाया गया था कि आप आर्थिक विकास हो सके। अब देखिए, हम जब भी G20 समिट होता है नेहा, तो उसमें कुछ थीम रखी जाती है, हर बार थीम रखी जाती है। इस बार करीब 8 थीम रखी गई है इसकी, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि उन 8 थीम में से करीब 6 थीम जो है वो अर्थशास्त्र से आर्थिक तौर पे रेलेवेंस रखती हैं। चाहे वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो इनोवेशन हो। सिर्फ एक हेल्थ और दूसरा क्लाइमेट चेंज, इन 2 को छोड़ के बाकी की जो 6 थीम है वो केवल और केवल आर्थिक विकास पर आधारित है। तो मैं समझता हूं ये G20 समिट पहली सशक्तिकरण, महिला वो भी बिल्कुल मैं उसको भी नेहा उसको भी मैं विकास में ही लेता हूं। इसलिए लेता हूं क्योंकि हम भारतवर्ष की दृष्टि से देखें, इस समय भारत में पूरा जो वर्क फोर्स है नेहा, आपको मिला के केवल 22 से 23% महिला काम करती हैं। अगर हम 100% काम करने वालों को ले तो इसलिए महिला सशक्तिकरण को भी मैं विकास में ही लेता हूं। यह भी महिला विकास का ही एक हिस्सा है और महिलाओं का सशक्तिकरण विकास का हिस्सा है। तो क्लाइमेट चेंज और दूसरा एनवायरमेंट को अगर हम छोड़ दें, हालांकि वो भी विकास से संबंधित है कहीं ना कहीं, बाकी के 6 मुद्दे महिलाओं को मिला के विकास से संबंधित है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी अमेरिका के साथ जो भारत का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के ऊपर जो विवाद हुआ है, जो 43 साल बाद अमेरिका ने हमको निकाल दिया उस लिस्ट से 1 जून को, तो उसको लेके भारत ने तुरंत वार किया और अमेरिका से आने वाली 28 वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया। इसको लेके दोनों देशों में
आर्थिक दृष्टि से तनाव हो गया। जिस यूएस चाइना नेहा ट्रेड वॉर का हम आज तक जिक्र करते थे, आपके शो में भी मैंने ही कई बार जिक्र किया है, पता लगा बात करते करते वो वॉर अपने देश तक ही पहुंच गया किसी ना किसी दृष्टि से। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की और डोनाल्ड ट्रंप जी की जो मीटिंग हुई है, अगर वो इस विवाद को, ये जो दोनों देशों से प्रतिबंध लगे हैं और दोनों देशों की तरफ से वार किया गया है, अगर इसको वापस लेने में सफल होते हैं तो मैं इस G20 समिट की सबसे बड़ी सफलता मानूंगा। क्योंकि भारत जो फायदा नेहा उठा सकता था यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर का, अब ये परिस्थिति बनने से वो पूरा फायदा भारत को शायद ना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। एक बहुत अच्छी बात आपने की है, जिस तरह की ट्रेड वार हो रही है अमेरिका और भारत के बीच में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या फिर भारत है, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और इतनी नजदीकियां इससे पहले कभी नहीं रही जितनी नजदीकियां आप रही है। दूसरी तरफ ट्रेड वार चल रहा है, तो इसे किस तरह से देखें? एक तरफ आप दोस्ती की बात करते हो, दूसरी तरफ ट्रेड वार कर रहे हो। देखिए नेहा जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो अपनी विदेश नीति होती है उसमें बहुत सारे मामले कूटनीतिक होते हैं। जैसे आप ग्लोबल लेवल पर देखें तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के सामने जो है चुनौती यदि कोई दे रहा है तो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान दे रहा है और व्यापार के मुद्दे पर चाइना दे रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है, इसीलिए एक गठजोड़ भारत का जो है अमेरिका के साथ और जापान के साथ है। जापान एक विकसित देश है और अमेरिका एक विकसित देश है, और विकसित देशों से सहभागी, चूंकि पूरी दुनिया में एक लंबा समय था जब दो धड़े थे, अमेरिका का धड़ा था और रूस का धड़ा था। वो धड़ा अब रह नहीं गया है क्योंकि दो गुटों के बीच दुनिया थी। अब दुनिया कहीं न कहीं सिमटती नजर आ रही है और एक ही गुट ज्यादा प्रभावी है, वो अमेरिका का गुट। इसलिए जो है इस संदर्भों में जो है अमेरिका को भी कहीं ना कहीं, अमेरिका भी चिंतित है चीन के व्यापार को लेकर। तो यह जो वैश्विक फलक पर आप देखें तो व्यापार एक दृष्टिकोण है, प्लस आतंकवाद जिसको मुद्दा बना रहे हैं मोदी जी ने वहां 3 मुद्दों पर बातचीत की है। पहला आतंकवाद जो पूरी दुनिया की समस्या है, दूसरा हिंदुस्तान की समस्या पर बातचीत की है जो जातिवाद है, और तीसरा जो है उन्होंने जो बातचीत की है वह भारत के विकास की बात की है। तो कहीं न कहीं से भारत का विकास और आतंक का जो रिश्ता है, या दुनिया के देशों के विकास का और आतंक का रिश्ता है, वो परस्पर जो है जुड़ा हुआ है। जब अमन चैन रहेगा तो विकास होगा। इसलिए जो है अमेरिका और जापान के साथ बातचीत करके और जापान के साथ बातचीत करके चीन को भी एक मैसेज देने का काम किया गया है, और आतंकवाद पर बातचीत करके मोदी जी ने एक कूटनीतिक चाल चली है जिससे पाकिस्तान और प्रेशर में आए, और पाकिस्तान और अलग थलग कैसे हो, यह भी एक भारत की कूटनीतिक जीत है और चाल है, और इसमें मोदी जी अपने मकसद में कामयाब होंगे। बिल्कुल। यहाँ गोविंद पंत राजू जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और हम भारत की बात कर रहे हैं, अमेरिका और भारत के बीच भी एक द्विपक्षीय वार्ता हुई है, ऐसे में इस वार्ता को आप कितना अहम मानते हैं? क्योंकि इससे पहले पोम्पियो भी भारत आ चुके हैं, क्योंकि ये बैठक होने वाली थी, उससे पहले पोम्पियो का दौरा होता है और उस दौरे को भी काफी अहम माना जाता है। और अब जब G20 सम्मेलन होता है, वहां पे द्विपक्षीय वार्ता होती है भारत और अमेरिका के बीच, इस वार्ता को कितना अहम मानते हैं आप? नेहा, ये बात बिल्कुल साफ है कि इस बार जो G20 समिट है, उस समिट में भारत का जो प्रतिनिधित्व है, भारत की जो हैसियत है, वो इसी सम्मेलन की जो पिछली बैठक थी उसकी तुलना में भारत की हैसियत आज काफी बढ़ी हुई है, और इसको दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध जैसे आज हैं ऐसे पहले कभी नहीं रहे। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए इस समिट का जितना महत्व है, जो दूसरे देश वहां पर आ रहे हैं उनके लिए भी भारत के संदर्भ में इस बैठक का एक खास महत्व है, और यही वजह रही कि इस बैठक से पहले अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर पोम्पियो भारत आए। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, सरकार का रुख रखा, भारत सरकार के रुख को जानने की कोशिश की, तमाम मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर विवाद है, जिन मुद्दों पर असहमति है और जिन मुद्दों पर भारत की
अंतर्राष्ट्रीय जो दोस्ती है और भारत की आर्थिक स्थिति जिन मुद्दों से सीधे सीधे जुड़ी है उन पर भी बात हुई। चाहे वो रूस से हथियार डील को लेकर रही हो, चाहे ईरान के संबंधों को लेकर रही हो, भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ पोम्पियो के सामने किया था। और वो रुख जब अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने है और उसके बाद भी अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारी दोस्ती एक नए आयाम में पहुंची है और ये और आगे जाएगी और मिलिट्री में के संबंधों में भी हम आगे जाएंगे और बाकी संबंधों में भी हम आगे जाएंगे, तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि अमेरिका के लिए भी भारत की जो दोस्ती है उसका कितना महत्व है। और इसका सीधी सीधी वजह है कि भारत दुनिया के लिए, भारत खुद जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से भारत की लगातार जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर रही है, संसाधनों का इस्तेमाल, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल भारत में जिस तरह से तेजी से बढ़ा है, उसकी वजह से भारत दुनिया के लिए एक अच्छे बाजार के तौर पर भी उभरा है। यही वजह है कि जिस जापान के साथ हम कभी कार और मोटरसाइकिल बनाने का समझौता करते थे, वो जापान आज हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन के साथ साझेदारी कर रहा है। तो भारत की जो वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक स्थिति सुधरी है, उस आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए दुनिया के तमाम देश आज इस बात के लिए एक तरह से मजबूर भी हैं कि वो भारत की जो स्थिति है उसको उसी भाव में स्वीकार करें और भारत का जो श्रेय भारत को मिलना चाहिए उस श्रेय को भारत को दें। और मुझे लगता है कि इस पूरे जो बैठक जो G20 समिट है वो हो, चाहे उसके पहले जिस तरह से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय इस तरह की जो बैठकें हुई हैं, जिसमें भारत ने चाहे वो अमेरिका और जापान के साथ जॉइंट बैठक है, अभी चीन और रूस के साथ RIC जो देश कहलाते हैं उनकी बैठक होनी है। तो ये सारी बैठकें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि दुनिया के तमाम देश किस तरह से अपने अपने हितों का संरक्षण करते हुए दूसरे देश के साथ सहमति के किन स्तरों तक पहुंच सकते हैं ताकि दोनों को उसका लाभ हो। क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी को देने के लिए नहीं बैठा है। दुनिया का हर देश अगर दूसरे देश से कोई संबंध रख रहा है तो कहीं न कहीं उसमें उसके अपने आर्थिक हित भी हैं, अपने जो दीर्घकालीन हित हैं वो भी हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि ये जिस तरह से वो चुनाव जीत के इतने बड़े जनादेश के साथ पहुंचे हैं, उन्होंने अपने भाषणों में अपनी जो वक्तव्य हैं उनमें भी इसका जिक्र किया है कि देश में बहुत समय के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बहुमत के साथ आई है और जिस तरह की बधाइयां उनको मिल रही हैं, तमाम देश जिस तरह से उनको बधाई दे रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उनका भी अपना जो आत्म स्वाभिमान है वो बढ़ा होगा। और जो सबसे बड़ी बात है उनके लिए इसका जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये कि G20 की जो अगली बैठक होनी है वो भारत में होनी है 2022 में जो होनी है। और उस बैठक के लिए भारत को किस तरह की तैयारी है, भारत का कितना बड़ा कद हुआ है और भारत अपने जो उस शामिल होने वाले देश हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह से उनकी मेजबानी करता है, इस सब का भी एक गौरवबोध प्रधानमंत्री के मन में है। और बहुत सारी चीजों को, आयोजन को कैसे ज्यादा बेहतर बनाया जाए, इसको सीखने और समझने का भी मौका भारत के लिए इस सम्मेलन के साथ है। और मुझे लगता है कि भारत ने जो अभी तक की अपनी जो बातचीत है उसमें जिन चीजों को प्रमुखता दी है, जैसे कोहली जी ने कहा कि ये मुख्यतः इस सारा जो है ये व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी सारी इस बैठक की एजेंडा है, सारी इस बैठक का सारा जोर उसी पे है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सब के साथ इस सबको जोड़ते हुए आतंकवाद को जिस तरह से बड़ा मुद्दा बनाने की अब तक कोशिश की है, जिस तरह दुनिया के तमाम देशों को चेताया और पहली बार एक नई आतंकवाद के खतरों को एक नए रूप में उन्होंने रेखांकित किया है कि आतंकवाद सिर्फ हिंसा और मानवता के लिए सीधे सीधे खतरा नहीं है, ये आर्थिक जो विकास है उसको रोकता है, ये सामाजिक विकास जो है उसके खिलाफ जाता है। तो ये एक आतंकवाद को लेकर एक नई तरह की चिंता जताने की अवधारणा है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी बात को और आतंकवाद के प्रति भारत की चिंता को बहुत बेहतर तरीके से रखने में वहां पर सफल हुए हैं।
बिल्कुल, बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन कर्नल साहब ये कहा जा सकता है कि भारत ने अब ये साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा पहले है, आतंकवाद का खात्मा करना पहले है, और उसके लिए सभी देशों को साथ आना पड़ेगा और साथ मिलकर इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। देखो नेहा जी, जहां तक इस G20 समिति की बात है, हाँ, आर्थिक प्रगति के साथ साथ अगर रक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं होती है तो वो देश कभी भी बड़े देशों में शामिल नहीं हो सकता है। आज जैसा भी गोविंद जी कह रहे थे कि जब लोगों की आर्थिक प्रगति बढ़ी है तो उस समय रक्षा का एक बहुत बड़ा व्यापार होता है, और अमेरिका और रसिया के बीच में एक ये होड़ लगी हुई है कि भारत में सबसे ज्यादा बाजार किसको मुहैया हो। एक चीज नेहा सोचनी होगी कि 1947 से लेकर अभी तक रक्षा क्षेत्र जो है सीधा का सीधा रसिया के साथ जुड़ा हुआ था, और आज जो रक्षा क्षेत्र में हमारी डिफेंस की पॉलिसी थी, हम मैक्सिमम 70% हथियारों की इन्वेंट्री आज भी हमारी रसिया के साथ जुड़ी हुई है, 20% हमारी इजराइल के साथ जुड़ी हुई है, और बहुत कम हिस्से में हम अमेरिका से सामान खरीदते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ट्रेड वार के इस दौरान में अगर हम S-400 का सौदा सीधा उनसे कर लेते हैं रसिया के साथ, तो वो अपना थर्ड सिस्टम हमें देने को तैयार है। ये एक बारगेनिंग पावर हिंदुस्तान की बढ़ी है नेहा, कि दोनों बड़े राष्ट्र जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो आज हिंदुस्तान को वो टेक्नोलॉजी मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ बढ़ के बातचीत कर रहे हैं। ये एक प्रधानमंत्री जी का या कूटनीतिक इस देश का बहुत बड़ी चीज है। हम अर्थशास्त्र भी कह रहे हैं, बाकी पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ जब हमारे पास धन की कमी नहीं रही है, तो अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो सबसे बड़ी आर्थिक संकट और रक्षा को कष्ट दे रहा है वो है आतंकवाद, और आतंकवाद की जननी कौन है ये सारा विश्व जानता है। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी ने ये पूरे विश्व को क्लियर कर दिया है कि आतंकवाद कहां से निकल रहा है और उसको किसने समाप्त करना है। इसकी हालत जो हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत नेहा ये हो गई है कि उसका भिखारियों जैसा व्यवहार हो गया है, उससे वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं मिल रहा, पड़ोसी से पैसा नहीं मिल रहा है, चाइना से परेशानी हो रही है। लेकिन इन तमाम एक अहम सवाल यहाँ पर आपने उठाया है, चाहूंगा, भारत और रूस की जिस तरह से नजदीकियां बढ़ी है, या फिर ये कहे कि जिस तरह से दोस्ताना दिखाई दिया है, और जिस तरह से डील भारत और रूस के बीच में होती है, उससे जाहिर तौर पर अमेरिका जो है वो चिंतित रहता है। और आपने देखा होगा शैलेंद्र जी, इससे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो एक डील हुई थी जो कि S-400 मिसाइल की डील थी, उस पर भी अमेरिका की नाराजगी साफ तौर पर देखने के लिए मिली थी। तो इसे किस तरह से देखते हैं? अगर भारत तमाम देशों के साथ रिश्ते बढ़ाता है तो उसमें अमेरिका को नाराजगी क्यों? देखिए नेहा जी, देखो नेहा देखिए, शैलेंद्र जी से सवाल है मेरा। भारत जब जो है आजाद हुआ तो उसके बाद से भारत में एक पॉलिसी बनी गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में, गुट निरपेक्ष जो है संगठन बने, और जिसका लीडरशिप जो है भारत के ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उसको संभाला। तो 2 गुट उस समय थे, अमेरिका का गुट था और रसिया का गुट था। इन 2 गुटों के बीच पूरी दुनिया बटी हुई थी। इस गुटों के प्रति तटस्थता का भाव रखते हुए नेहरू जी ने संकल्पना की जो है गुट निरपेक्षता की, और एक नया गुट भारत ने बनाया, उसमें बहुत सारे देश मेंबर रहे। एक ऐसी स्थिति आई धीरे धीरे कि हम लड़ाई लड़े 1962 में चीन के साथ, 65 में लड़े जो है वो पाकिस्तान के साथ, 71 की लड़ाई हम लड़े, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत रही कि बांग्लादेश का अभ्युदय किया भारत ने, माने पाकिस्तान के टुकड़े किया, और उस टुकड़े में बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत हुई कि उससे पाकिस्तान कमजोर हुआ। और उसके बाद स्थिति धीरे धीरे जो है 80 के दशक तक जो है वह गुट निरपेक्ष आंदोलन कह सकते हैं कि 71 तक बहुत प्रभावी रहा। 71 के बाद से उसकी भूमिका बदली, और धीरे धीरे रूस उसके बाद जो है, जब रूस में आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो रूस का बिखराव हुआ। तो बिखराव के बाद से अधिकांश विश्व के देश जो अमेरिका की तरफ रुझान करने लगे। तो एक तरह से ग्लोबल जो है क्षेत्र में जो है, वैश्विक क्षेत्र में 2 गुट न होके एक अमेरिका का एक तंत्र बन गया, एक सत्ता बन गया, एक ध्रुव बन गया, सिर्फ अमेरिका। रूस के बिखरने के साथ साथ रूस एक्चुअल में भारत का हितैषी है। आज़ादी के जब भी पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चाइना का युद्ध हुआ,
रूस ने भारत का बहुत सहयोग किया, लेकिन विश्व की स्थितियां बदल रही हैं और उसमें अमेरिका बहुत आगे अग्रणी जा चुका है। रूस की आर्थिक स्थिति बीच में बहुत बिगड़ गई थी, अमेरिका ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था। हमारे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा चुनौती है तो चाइना से है। तो चाइना को देखते हुए भारत की कूटनीतिक चाल यह हुई कि हम अमेरिका के साथ संबंध बनाएं और अमेरिका, जापान और भारत, ये तीनों शक्तिशाली देश एक जगह आए और इसका प्रभाव ये पड़ा कि कहीं बहुत सारे मुद्दों पर चाइना कमजोर पड़ा। जैसे एक आप नजीर देना चाहेंगे, चाइना कभी नहीं चाहता था कि मसूद अजहर पर पाबंदी लगी पाबंदी। चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में बढ़ा और उसने जो है श्रीलंका में एक पोर्ट ही ले लिया, बिल्कुल, और 40,000 घर जो है का एक एग्रीमेंट किया, जिसको भारत ने उस संधि को तोड़वाया और वो हिंदुस्तान ने उसको ठेके को लिया। इधर मालदीव में भी भारत का जो है प्रभाव बहुत बढ़ा है। पूर्व राष्ट्रपति का संबंध सीधे सीधे चाइना से था और वर्तमान राष्ट्रपति पूरी तरह हिंदुस्तान के पक्ष में है। तो इस तरह से जो भारत की कूटनीतिक जीत है, कूटनीतिक चाल है, ऐसे चाल से हमारे जो दक्षिण एशिया में जो है जो खतरे हैं वो कम करने के लिए हमारा स्वाभाविक झुकाव हमारे व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने वाले देशों के प्रति होती है। और रसिया के साथ जो अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में दरअसल बहुत सारी बातें हैं जो बहस का हिस्सा नहीं बन सकती है, कूटनीतिक चालों पर बहस नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं से अमेरिका के प्रति झुकाव तो है, लेकिन स्वाभाविक दोस्त रूस है, जिसको भारत चाहता है कि हमारा स्वाभाविक जो दोस्त है, जिसने बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं दी, वो मेरे साथ नाराज न हो। इसलिए भारत हमेशा चीन के साथ अपनी साझेदारी तो करेगा, लेकिन रूस को नाराज करके कोई साझेदारी नहीं करेगा। राजनीति अपने हिसाब से करता है तो जाहिर तौर पे कूटनीतिक चाल भी अपने हिसाब से ही चलेगा। अब अमेरिका क्या सोचता है उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अमेरिका के और तमाम देशों के साथ रिश्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के उन देशों के साथ रिश्ते अलग तरीके से हैं, दोस्ती भी है, और वो वहाँ पे जिस तरह से बातचीत होती है व्यापार को लेकर, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, ये कहा जा सकता है। G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर है। खास चर्चा हमारी लगातार जारी है। आपसे जानना चाहूंगी मैं शरद कोहली जी, क्योंकि जो थीम रखी जाती है G20 शिखर सम्मेलन की, हालांकि द्विपक्षीय वार्ता होना या त्रिपक्षीय वार्ता होना ये एक अलग चीज है, लेकिन जो G20 शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी गई है वो 8 थीम, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इन 8 थीम से भारत के लिए निकल के क्या आएगा? देखिए, 2 बातें मैं नेहा रखना चाहूंगा। पहली बात ये कि जब 2 देश मिलते हैं, जो द्विपक्षीय वार्ता का आपने बात करी, जी। तो जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता का, अभी जो मैंने पहले अपने वक्तव्य में बोला था कि जो 28 चीजों पर भारत ने टैरिफ लगाया, जीएसपी से अमेरिका ने भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से निकाल दिया, तो भारत को जो प्रेफरेंस मिलती थी। अब देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि भारत से अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं है, भारत से तो हमारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, तो एक कूटनीतिक स्टेटमेंट होती है कि भाई आप 2 लोग मिले हैं, 2 देश मिले हैं, प्राइमरीली कोई झगड़ा नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु जो ट्रेड से रिलेटेड वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जहां तक अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का बात है, जो अपने लघु उद्योग हैं, अमेरिका में जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उनकी जब साख की बात आती है, उन पे जब आंच आती है, क्योंकि किसी दूसरे देश से जब सामान आता है नेहा और सस्ती दरों पे आता है, तो लाजमी बात है कि आपके जो घर में अपने उद्योग हैं उन पर चोट पहुंचती है। तो ये देखा जाता है कि कूटनीतिक तौर पे इस बयान दे दिया जाता है कि हम बहुत मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, पर जब अपने उद्योगों पे, लघु उद्योग पे घरेलू बात आती है तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज कई बार कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब जिन आपने थीम्स की बात करी, देखिए भारत के लिए जो निकल के आएगा कि ये सभी की सभी थीम्स, ऐसा लग रहा है मुझे सारी थीम्स को पढ़ के कि भारत को लेके बनाई गई हैं, क्योंकि ये थीम, और एक बात और जो सामने आती है, अगर भारत को लेके नहीं भी बनाई गई तो जिन मुद्दों से आज बेरोजगारी है, विकास है, महिला सशक्तिकरण है, जिन मुद्दों को लेके आज भारत परेशान है या भारत के सामने जो मुद्दे प्लेट में रखे हुए, वही मुद्दे दुनिया भर में हैं। ऐसा नहीं है कि भारत कोई एक अनूठा देश है जहां पर ये मुद्दे बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं, बार बार इन मुद्दों पे चिंतन चाहिए होता है सारी दुनिया में, क्योंकि अगर G20 में एजेंडा लिखा है जहां पर 80-85% आर्थिक विकास कवर हो जाता है, दुनिया का आर्थिक दर लगाएं तो 80-85% आप कवर कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिन मुद्दों पे हम बात करते हैं, आज नया आपके शो से, क्योंकि इस शो मुद्दे पे मैं ही कई बार आ चुका हूं, मुझे लगता है जिन मुद्दों पे मुद्दे बात किए जाते हैं वो दुनिया भर के मुद्दे हैं, खाली हमारे देश के मुद्दे नहीं है। सिर्फ एक जो मुझे चीज नहीं देखने को मिली, जिसका सीधा नाम नहीं था,
वो कृषि क्षेत्र था, जो कि भारत के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। पर इनमें अगर आप इनोवेशन पे देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखें, विकास पे देखें, तो कहीं ना कहीं वो जाके जुड़ जाता है। कृषि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली है, कृषि पर आधारित है हमारे भारत की 70% जो आबादी है गांव में बसती है और कृषि पर आधारित है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जाहिर तौर पर कृषि पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बात कही मैं वो जोड़ने ही लगा था कि कृषि का सीधा थीम में नाम नहीं है। आप अगर थीम पढ़ेंगे 8 की 8 और उन थीम के सब पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें कहीं नाम नहीं है। परंतु जो मुद्दे यहाँ पर, चाहे बेरोजगारी है, महिला सशक्तिकरण है, इनोवेशन है, वो सब मुद्दे नेहा वो कृषि क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर ये सारे मुद्दों को कृषि क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो कृषि क्षेत्र उसमें इनडायरेक्टली आ जाता है। तो ये देखने वाली बात है। अब प्रधानमंत्री जी जो जब इन मुद्दों को उठाएंगे, मुझे लगता है उनके पास बड़ा मसाला होगा बोलने का, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा तेज और पावरफुल तरीके से और सबसे ज्यादा पुख्ता तरीके से प्रधानमंत्री जी बात कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे देश के स्वयं के मुद्दे हैं। और भारत के लिए मैं समझता हूं नेहा, क्योंकि भारत अब एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार, एक फैमिली की तरह बन चुका है, एक परिवार की तरह है। कोई भी देश अपने आप को अलग से नहीं देख सकता। मैं समझता हूं इस बात करने के बाद भारत को इन सब मुद्दों पर, 8 की 8 थीम्स पे कोई ना कोई फायदा अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये जो 20 राज्य अध्यक्ष बैठते हैं तो ये खाली टाइम पास नहीं करते हैं, वहां पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को इंप्लीमेंट किया जाता है और वो भारत उसका सीधा सीधा लाभार्थी बनेगा। इसमें मुझे तनिक भी डाउट नहीं। मधु जी, क्या माना जाए कि G20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत को इसका फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से नेहा जी, जिस प्रकार से हमारे अर्थशास्त्री जी ने यहाँ पर बात रखी है कि भारत सबसे ज्यादा लाभार्थी होगा, तो मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि वैश्विक जो ये अर्थव्यवस्था है इसको लेकर जो पूरा और आतंकवाद को लेकर ये जो पूरा ये G20 ये शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, निश्चित रूप से भारत को सबसे ज्यादा इसमें लाभ मिलेगा। क्योंकि मोदी जी जो है वो अपनी बात को रखने में, अगर आप देखेंगे अभी भी, अगर आप देखेंगे उनकी जो बोलने का तरीका है, जो उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने देश की जो पूरी व्यवस्था और जिस प्रकार से उन्होंने चर्चा की है, पहले भी वो चर्चा करते आए हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में उनकी जो वार्ता चल रही है अपने ये जापान के राष्ट्रपति जी से, डोनाल्ड ट्रंप जी से, जो उन्होंने जो बात की है उसमें वो निश्चित रूप से जो हमें दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल अपनी बात को मनवाने में पूरी तरह से सक्षम हुए हैं। और पूरा, क्योंकि जो हमारी जो मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम, उसके तहत भी उन्होंने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का जो ये प्रयास किया है, निश्चित रूप से हर देश को इससे लाभ मिलेगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अधिक रूप से सुदृढ़ होगी। जहां आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी, रूस की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अब हमने हर देश की, इजराइल की टेक्नोलॉजी, हमने पूरी उन सब टेक्नोलॉजी को लेने का, हमने अपनी जो हमारे रक्षा में जो हमें जो चीजें चाहिए हमने उनको रखने का हमने पूरे सारे देशों से उस टेक्नोलॉजी से अपने देश को जो हमारी रक्षा है उसको मजबूत करने का हमने पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। उस पर पूरा हमारा फोकस है, आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन ऐसा नहीं लगता जिस तरह से GPS के तहत भारत को दी गई तरजीह, सुन लीजिए, देश की बात को रखा है जी नेहा जी, GPS के तहत भारत को दी गई तरजीह अमेरिका ने खत्म कर दी, तो ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका भारत के साथ डबल फेसेस दिखा रहा है? देखिए अमेरिका भी समझता है, अमेरिका की जिस प्रकार से भी शरद जी बात कर रहे थे, अमेरिका भी समझता है कि सबसे बड़ा जो अभी अगर आप देखेंगे कि जो चाइना के बाद अगर हमारी जो आबादी है, जो हमारे जो युवा हैं, जो हमारे पास जो इतना बड़ा क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो बहुत विकसित है, बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत सारे आयाम है, विभिन्न आयाम हमारे पास है। तो यहाँ पर आके उनको जो व्यापार करना है वो केवल भारत में ही संभव है। और हर प्रकार से उनको अगर किसी भी देश को अगर अपनी टेक्नोलॉजी को लाना है तो उसको जरूर यहाँ के युवाओं की आवश्यकता भी होगी। और हमारे जो युवा है वो बहुत सक्षम है और आज युवा देश के रूप में हमारा भारत उभर रहा है। हमारे पास हर प्रकार की व्यवस्थाएं और हर प्रकार से हम सक्षम है। तो पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है, निश्चित रूप से इसका हमें लाभ मिल रहा है। मधु जी, ये तो आप बात मानते हैं कि जब घरेलू उद्योग पे बात आती है, घरेलू व्यापार पे बात आती है, तो वहां पर कूटनीति आ जाती है कि आप गले लग के मिल अवश्य लेते हैं,
परंतु ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जिससे आपके घरेलू बाजार को नुकसान पहुंचे। ये तो आप मानते हैं। हाँ, ये मैंने देखिए शुरू में ही बोला, अगर इस पे कुछ फैसला हो जाता है, जीएसपी पे अमेरिका पिघल जाता है, टैरिफ लगाने पे भारत पिघल जाता है, मैं समझता हूं इस G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात सबसे सफल मुलाकात मानी जाएगी, अगर ये हो पाता है। आप इस बात को तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए बिल्कुल शरद जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हर कोई देश जो है वो पहले अपने जो घरेलू जो अपने जो उत्पाद है, अपने जो उनकी जो देश के लिए जो आवश्यक है, उन पे कहीं भी समझौता नहीं करता। तो उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे जो देश के जो हित है उसमें भी कहीं किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। और हम बिल्कुल अपने, क्योंकि जो कोई किसी भी ऐसा प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे जो देश के लिए देश के हित में ना हो। हम बिल्कुल निश्चित रूप से, जो आपने एक बात यहाँ पे रखी है कि कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि को लेकर ही सारे जितने भी आयाम जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे आपका चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था, हर प्रकार की जो आर्थिक जो हमारी जो उन्नति है तभी होगी जब हम कृषि को महत्व देंगे। और कृषि को महत्व आज पूरा अमेरिका भी उसको ही महत्व दे रहा है, तो हमें भी निश्चित रूप से इस ओर माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास जो होंगे उसमें हम बिल्कुल सफल होंगे। और अभी तो जो अभी हमारा जो वैश्विक स्तर पर जो ये अर्थव्यवस्था पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, डिजिटल जो हमारा ये स्टार्टअप है, जो इंडिया का जो ग्रोथ है, उस पे हर प्रकार से जो ये बात हो रही है हमको उसमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और आगे भी कोहली जी से एक मेरा सवाल है, तो जाना भी है, बिल्कुल काम करेंगे। ठीक है जी कोहली जी, आपसे सवाल है मेरा कि इस तरह की बैठकें देश की अर्थव्यवस्था को उठाने में कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, जो भी मैं सीधा आपके सवाल पे आता हूं, जो भी समझौते किए जाते हैं ऐसी बैठकों में जहां पर उस दो देशों का या 20 के 20 देशों का लाभ होता है, वहां पर मैंने जैसे पहले कहा सीधा लाभ पहुंचता है। और नेहा, मैं दो इसमें बात, एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है G20 में जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आजकल दुनिया में, भारत में इतने सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लगता है विकास करना आसान है, परंतु ऐसा विकास जो लंबे समय तक बना रहे, ऐसा विकास करना कठिन है। तो इस पे बार बार बुद्धिजीवी मिलते हैं, बार बार चिंतन किया जाता है कि ऐसे तरीके निकाले जाए जिससे यह विकास दीर्घ काल तक चलता रहे। तो मुझे लग रहा है कि भारत को जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार अभी इलेक्ट होके आई है, उनके सामने 5 साल की एक चुनौती है और अभी इस देश की अर्थव्यवस्था भी कोई बहुत अच्छे हाल से नहीं गुजर रही है। 5.8% पे जीडीपी आई हुई है। बेरोजगारी की दर जो निकल के आई 45 साल में सबसे ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी के जहन में ये सब बातें होंगी और वो इन बातों को जहन में रख के जो भी समझौता करेंगे, फिर मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, जो भी समझौता जिस देश से वो करेंगे, जिस एग्रीमेंट पे वो हस्ताक्षर करेंगे, वो ये ध्यान रखेंगे कि हमें अपने देश में इन समस्याओं से किसी तरह अगर सपोर्ट मिल सकती है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की, तो हम उन समस्याओं से बाहर आ सके। अपने देश में जो प्रयास हो रहे हैं वो तो है ही है, परंतु वो चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक परिस्थिति है, उसमें से भी भारत को उसका लाभ मिल सके। ये आपके सवाल का मैं अगर पिन पॉइंटेड आंसर देना चाहूं तो ये आंसर रहेगा। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी मैं शैलेंद्र मणि जी, उससे पहले आपका शुक्रिया कर दूं क्योंकि आपको जाना भी है। हाँ जी। तो शैलेंद्र जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि अगर इनकी बात करें कोहली जी की, तो उन्होंने जीडीपी की बात की है। जीडीपी की जब बात करते हैं तो अरविंद सुब्रमण्यम ने ये कहा था, उनका स्टेटमेंट था कि एग्जैक्ट जो जीडीपी है, जो एग्जैक्ट की बात करें, हालांकि दिखाया ये जाता है कि 7% है, लेकिन है नहीं, वो 4.2% है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? ठीक है, इस तरह की बैठकें होती हैं, तमाम देशों के शासनाध्यक्ष मिलते हैं, ये अच्छा है, सकारात्मक है, इसको सकारात्मक पहलू से देखना चाहिए, लेकिन ऐसे कौन कौन से कदम है जो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अब भारत की जीडीपी काफी कम। अभी बहुत अच्छी बात शरद कोहली जी ने कही कि भारत जो चाहता है या दुनिया के जो लोग चाहते हैं कि टिकाऊ जो है विकास हो, तो टिकाऊ विकास के लिए ये जरूरी है कि हम जो है जो विकास के विविध क्षेत्र है, जैसे कृषि है और पर्यटन है और कृषि है, पर्यटन है, कल्चर है, इसके अलावा जो अभी एक पक्ष उन्होंने रखा कि भाई, और आपने इस मुद्दे को रखा कि विकास अस्थायी रूप से बढ़ने के लिए पूरी दुनिया में इस समय जो है बड़ा क्राइसिस का दौर है
और अर्थव्यवस्था 2008 से पूरी दुनिया की कहीं न कहीं से संकट के दौर से गुजर रही है। इसको बहुत अच्छा कहना अच्छी बात नहीं है। इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, एक मैं थोड़ा सा नेपथ्य में जाना चाहूंगा। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 50 देश दुनिया के आजाद हुए। उन देशों की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही मजबूत रही। आप देख लीजिए चाइना भारत के आसपास ही आजाद हुआ, और भी देश भारत के आसपास आजाद हुए। कहीं न कहीं से उन लोगों के भीतर एक विजन रहा, एक दृष्टिकोण रहा, और दृष्टिकोण के साथ साथ वहां जो है ट्रांसपेरेंट व्यवस्था थी, पारदर्शी व्यवस्था थी, बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था थी। आतंकवाद से भी बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है रामदेव जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि आतंकवाद की जब बात होती है तो जाहिर तौर पे आपसे प्रतिक्रिया लेना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आतंकवाद की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के देशों ने भी आतंकवाद की निंदा की है, और अगर G20 की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आतंकवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। तो आतंकवाद का मुद्दा जब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाता है, तो इस तरह की बैठकों में जब आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाता है तो वो किस तरह का संदेश देता है? देखो नेहा, हम पिछले 30 सालों से ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे हैं, और पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी प्रयास किया है, और उसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। और आज जब देश एक विकसित ताकत बन गया है, रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे पहुंच गया है G20 में, और देश विदेश के सारे लोग हमें सुनने को तैयार हैं, हमारी बात मानने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें रक्षा क्षेत्र में जरूरत होती है ताकि आतंकवाद को खत्म किया जा सके, कुचला जा सके। अमेरिका में आप देखिए, उनके राष्ट्रपति जी केवल राष्ट्रपति ही नहीं, वो बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उनका सोच विचार क्या होता है कि हिंदुस्तान के साथ छोटे छोटे चीजों का सौदा करना, निर्यात करना, आयात करना, उससे प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं निकल सकता है जितना प्रॉफिट नेहा हथियार की एक खरीद। अगर F-16 उन्होंने 40 बेच दिए तो उनका 5 साल का कोटा पूरा हो गया। अब स्थिति लड़ाई यहां पर यह है कि ये एक नेगोशिएशन का दौर चल रहा है रक्षा क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि भारत का जो झुकाव जो है रशिया की तरफ है, वो कितना वो कम कर पाएंगे और अपना कितना ज्यादा इक्विपमेंट हमें दे पाएंगे, चाहे वो आतंकवाद के नाम पर हो, चाहे वो चाइना को काउंटर करने के बाद में हो, और चाहे वो अफगानिस्तान में हमारी मदद पहुंचाने के तरीके को हो। ये सारी चीजें एक अगर परिप्रेक्ष्य में देखें आप, तो ये एक दूसरे से को रिलेटेड है। कि आप कहते हैं कृषि क्षेत्र हो, विकास क्षेत्र हो, और दूसरे क्षेत्र, ये सारे क्षेत्रों का मेन मकसद ये आता है कि किसी तरह से भारत का जो व्यापार क्षेत्र है वो किस देश को ज्यादा से ज्यादा मुहैया हो सके। उस हालत में मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग होगी, ऐसा मेरा मानना है कि कुछ चीजों का अमेरिका आपको छूट देगा, और उस छूट के एवज में आपको उनसे बहुत सारी चीजें रक्षा के क्षेत्र में खरीदनी होगी। जहां तक एक मैं बीच में आया था कि ईरान का भी इसमें मकसद प्रधानमंत्री जी ने उठाया था। आज जब ईरान की बात आई थी, तेल के क्षेत्र में हम ईरान से बिल्कुल अलग हो गए। याद रखना होगा हिंदुस्तान को कि इराक और ईरान ने हमेशा बुरे समय में हमारी मदद की है। जब पूरा विश्व का हमारे खिलाफ खड़ा था, तब इराक और ईरान ने हमारी वो मदद की थी जिसकी हमें आवश्यकता थी। तो इस समय बिजनेस के साथ साथ देश के जो बाकी चीजें हैं, उम्मीद है कि जयशंकर जी बहुत अच्छे विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, आजकल बहुत बड़ा अच्छा मंत्रालय हमारे पास है, सारे लोग समझदार हैं, शीर्ष पदों में बैठे हुए हैं। तो जो नेगोशिएशन होना है, वो नेगोशिएशन इसमें बहुत टफ होना है, क्योंकि न तो ट्रम्प साहब कम है और ना ही मोदी जी कम है। तो जो नेगोशिएशन होना है, बार्गेनिंग होनी है, वो एक एक स्टेज पर कवर करके हो रही है। आपको याद होगा नोहा, 1 महीने पहले ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम भारत को नाटो के बराबर दर्जा देने को तैयार हैं। इसका मतलब समझते हैं कि जो नाटो में राष्ट्र हैं, वो राष्ट्रों में एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सारे राष्ट्र उठाते हैं। जापान उसका हिस्सा है। जापान के पास न तो आर्मी है, न बहुत कम लोग उनके पास साधन है, लेकिन जापान की तरफ कोई भी उंगली क्यों नहीं उठाता? क्योंकि वो नाटो का सदस्य है और अमेरिका उसकी खुलेआम मदद करेगा। तो जो स्टेटमेंट ट्रम्प साहब का आया था कि हम नाटो के बराबर आपको दर्जा देने को तैयार हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और उस स्टेटमेंट के एवज में आपको क्या करना होगा? आपने कहा कूटनीतिक तौर पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। उस स्टेटमेंट का अब मतलब जब ओपन टेबल के ऊपर यहां पर हमारे देश में वापस आएंगे, फिर विचार किया जाएगा कि रक्षा के क्षेत्र में हमें कौन कौन सा व्यापार में क्या क्या चीज किससे खरीदनी है। याद रखने वाली बात यह है कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पास 70% उपकरण जो है पुराना हो चुका है। और हमने अगले 5-10 साल में एक योजना बनाई जिसको रोल ऑन प्लान कहते हैं, कि हमने हर 5 साल में बहुत सारा इक्विपमेंट और
खरीदना है। अब ये आता है कि मैंने कहा कि व्यापार के क्षेत्र में छोटे छोटे आइटम 10, 20, 50 खरीद लिए, बेच दिए, बादाम पे ड्यूटी बढ़ा दी, कम हो गई, ये बहुत महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है कि अगर हमने S-400 किया तो हजारों करोड़ का जो सौदा होगा एक साथ में। तो इस समय हमें अमेरिका से और रसिया से दोनों के बीच में किस तरह से हमारे राजनेता सामंजस्य बैठाते हैं। सामंजस्य बैठाना जरूरी है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में कभी भी एक के ऊपर डिपेंडेंसी नेहा ठीक नहीं होती है। डिपेंडेंसी आपको बार बार रखनी पड़ेगी, इन्वेंट्री को आपको दूसरों के साथ रखना पड़ेगा। कि हो सकता है कि बर्ड सेनेरियो में कल को लड़ाई लगे और बर्ड वार का रूप ले, तो हो सकता है यही अमेरिका हमारे साथ ना खड़ा हो, रशिया के साथ हमें खड़ा होना पड़े, क्योंकि कभी भी पोजीशन बदलने में समय नहीं लगता। बिल्कुल, पोजीशन बदलने में वक्त नहीं लगता है। लेकिन गोविंद पंत राजू जी, अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ईरान से तेल खरीदने के लिए भी भारत को मना करता है और जो तमाम जो समझौते हैं उसके लिए भी मना करता है। क्या वजह इसके पीछे मानी जाए? देखिए, अब सीधे सीधे अमेरिका के जो मध्य पूर्व में जिस तरह के अपने हित हैं और ईरान के खिलाफ जिस तरह के प्रतिबंध लगातार लागू अमेरिका ने किए हैं, एक तरह की युद्ध की जैसी स्थितियां, बिल्कुल किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है ऐसी स्थितियां हैं, वो ईरान के महत्व को पूरी तरह से अमेरिका खत्म करना चाहता है। और जिस तरह से परमाणु समझौते को उसी ने खुद तोड़ा, उसके बाद लगातार ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लागू किए और दूसरे देशों को मजबूर किया कि वो उन प्रतिबंधों को अपने यहाँ लागू करें, और भारत भी उससे प्रभावित हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होनी है, उस बातचीत में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज, जो भारत के साथ जो GSP की जो भारत को छूट मिली थी, जिस तरह से अमेरिका ने कहा है कि वो भारत के टैरिफ प्लान को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि एक तरह से जिन चीजों के व्यापार पर तनातनी है वो बहुत बड़े स्तर पर तनातनी पहुंची। तो उस तनातनी को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जितना भारत का हित चाहेंगे, ट्रंप की जो व्यक्तित्व है वो बहुत जिद्दी और अनप्रेडिक्टेबल किस्म के व्यक्ति हैं। वो कब क्या कौन सा फैसला करें इसको कोई नहीं जानता। और जो GSP से भारत को उन्होंने अलग किया, इसका खुद अमेरिका के जो सांसद हैं, अमेरिकी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने विरोध किया। अमेरिका के अंदर भारत के समर्थन में आवाज है, लेकिन ट्रंप हैं कि वो मानते नहीं। तो ट्रंप को मनाना इस मुद्दे पर बहुत टेढ़ी खीर होगा। दूसरा, जो रूस से जो मिसाइल रक्षा खरीद का जो सौदा है S-400 का, उसको लेकर अमेरिका का जो रुख है, उस रुख को कैसे बदल पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और तीसरा मुद्दा जो आपने कहा वो ईरान का मुद्दा है। भारत ईरान को अपना स्वाभाविक मित्र मानता है और भारत हर दम बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के साथ उसकी तेल पर जो निर्भरता है वो खत्म हो, तेल के सौदे खत्म हो। लेकिन अमेरिकी दबाव इस तरह का है कि वो भारत को मजबूर कर रहा है। चाबहार को लेकर थोड़ी स्थिति फर्क है, वहां थोड़ी छूट भारत को दी है अमेरिका ने, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ये 3 मुद्दे मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कितना वो लचीला रुख अमेरिकी राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर बना सकते हैं, कितना उनको अपने पक्ष में ला सकते हैं, कितना भारत के पक्ष में ला सकते हैं। इस समिट की भारत के हिस्से की सबसे बड़ी सफलता यही होगी अगर प्रधानमंत्री इन 3 बड़े मुद्दों पर अमेरिका के रुख में कोई बड़ा बदलाव कर पाए तो। मधु जी, क्या उम्मीद जताएं कि इन 3 बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी और बातचीत सकारात्मक होगी और उसका नतीजा निकल के सामने आएगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से नेहा जी, जिस प्रकार से मोदी जी का एक व्यक्तित्व रहा है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उनका जो रुख है सभी देशों के साथ एक समानता का जो उनका भाव है, बिल्कुल उसी के तहत चलेंगे। क्योंकि हमारे रक्षा विशेषज्ञ यहाँ पे बैठे, उन्होंने जो बात कही है वो भी बिल्कुल उनकी सही है कि हमें किसी एक देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। और कौन हमारे साथ किस क्षण में, जब क्योंकि हर क्षण में कौन हमारे साथ, जब हम बुरे दौर से गुजर रहे थे, किस देश ने हमारी सहायता करी, वो चीज भी देखने की आवश्यकता है। और सबका समन्वय लेकर, मुझे लगता है जिस प्रकार से मोदी जी का एक अपना सबका साथ सबका विकास को लेकर चलते हैं, वो इस चीज में बिल्कुल इसके उभर कर आएंगे और बिल्कुल निश्चित रूप से हमें इस कूटनीति में बिल्कुल सफलता मिलेगी।
और एक नए आयाम के साथ जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, जो आतंकवाद के ऊपर जो ये जो हमारा जो फोकस है, बिल्कुल हर स्तर पर हम उभर के आएंगे और भारत को इस दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जी ठीक है। शैलेंद्र जी, एक आखिरी सवाल और संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा। जिस 3 मुद्दों का जिक्र गोविंद जी ने किया है, वो 3 मुद्दे कितने अहम आप मानते हैं? देखिए, गोविंद पंत राजू ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अपनी बात को सही ढंग से रखने का पूरा उनके पास बहुत अनुभव है, तजुर्बा है। इसके पूर्व में भी विदेश के कई कॉन्फ्रेंस में वो भाग लिए थे और उसके बाद जो है रूस के साथ जो रक्षा समझौता उन्होंने किया, वह निश्चित तौर पर दुनिया के लिए एक नजीर रहा। और मोदी जी मित्र राष्ट्रों को बहुत ठीक ढंग से चाहते हैं, उनके साथ बेहतर संबंध हो। तो मित्र राष्ट्र में से आपका ईरान, इराक और रशिया, ये हमारे मित्र राष्ट्र हैं। जब से भारत आजाद हुआ तब से मित्र राष्ट्र हैं और अमेरिका को भी बड़े कूटनीतिक चाल को ठीक ढंग से समझते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है भारत के प्रति उसका जो झुकाव हुआ है, उसका एक पक्ष यह भी है कि अभी कुछ वर्ष पहले उसका ज्यादा झुकाव जो है पाकिस्तान के साथ था। और भारत के प्रति होने में 2 कारण, एक तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती जा रही है और दूसरा भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तो अमेरिका भी बाजार से संचालित हो रहा है और पूरे दुनिया के अधिकांश देश, 240 देश पूरी दुनिया में हैं, जिसमें कुछ ही देश ही प्रमुख हैं। और दक्षिण एशिया जो है वह बहुसंख्यक जो है आबादी वाला क्षेत्र है और इसमें सारे बाजार को कैसे घुसा जाए, कैसे चाइना की मोनोपोली इस क्षेत्र में बढ़ रही है, तो अमेरिका चाहता है कि दक्षिण एशिया में मेरी कैसे स्थिति मजबूत हो। तो स्थिति मजबूत करने के लिए उसकी भी कहीं न कहीं से व्यवस्था है भारत की पक्षधरता के लिए। तो इसलिए भारत के प्रति जो अमेरिका नरम हुआ है या उसके संबंध बहुत बेहतर हुए हैं और आज ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी दोस्ती बहुत मजबूत है। दरअसल बहुत अच्छी बात कोहली जी ने और गोविंद पंत राजू जी ने कही कि यह पूरी की पूरी जो है स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हम किसके साथ क्या बात करेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे। बिल्कुल, वो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, एक मिनट बस, सबके पीछे एक साथ क्या बात करनी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, हालांकि भारत के लिए क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार। बहुत अच्छा।